हेलो, नमस्कार साथियों। सक्सेस अलार्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो तीसरा टॉपिक है, मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी में नया जोड़ा गया है। फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी, ठीक है। पीपीटी इसीलिए बना के लाया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गति, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। सिंपल सी बात यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी क्या है? एक सक्रिय और गतिशील ग्रह है। इस पर ये रोटेट भी करती है और परिक्रमा भी करती है, और इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। जो सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। सौरमंडल में सूर्य के तो चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है, और अपनी धुरी पर क्या करती है? घूमती रहती है। यह निरंतर गति ही पृथ्वी को जीवंत बनाती है। अगर ये गति ना होना, एक तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और अपनी ही धुरी पर, तो इस पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की गतियों के कारण ही हमें दिन और रात, ऋतुओं का परिवर्तन, तापमान और जलवायु में विविधता तथा जीवन की लय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पृथ्वी की कितनी प्रमुख गतियाँ होती हैं? दो प्रमुख गतियाँ होती हैं। उनका नाम क्या है? एक का नाम तो है घूर्णन, एक का नाम है परिक्रमण। घूर्णन को हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब अपनी ही धुरी पर घूमना, और परिक्रमा का मतलब होता है रिवोल्यूशन, यानी कि जो सूर्य है, जो पेरेंट है उसका, इसके चारों तरफ घूमना। जैसे मंदिर की अपन चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं ना, वैसे। आगे चलते हैं। इन दोनों गतियों का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रोटेशन का भी प्रभाव पड़ता है तो रिवॉल्यूशन का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का स्वरूप, जलवायु प्रणाली, समय निर्धारण और भौगोलिक घटनाएं नियंत्रित होती हैं। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली गति, जिसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, घूर्णन गति के बारे में। यानी कि सिंपल सी बात है, अपनी ही जगह पर घूमना। जैसे ये हाथ है, ये इसकी ये धुरी है, ये अपनी ही जगह पर घूम रहा है, इसे हम कहते हैं रोटेशन, यानी कि घूर्णन गति। पृथ्वी जो है वो अपनी काल्पनिक धुरी, जिसे हम क्या कह देते हैं? एक्सिस कह देते हैं, उस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कौन सी क्लॉकवाइज घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी। पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी जब घूमती है तो उसी की वजह से पृथ्वी का पूर्वी हिस्सा सबसे पहले सूर्य के सामने जाता है, और सूर्योदय सबसे पहले पूर्वी हिस्से पर होता है। इस घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहा जाता है। अपनी धुरी पर घूमने की प्रक्रिया जो कि पश्चिम से पूर्व है, उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। यह धुरी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है तथा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये है हमारी अर्थ, ठीक है। हमारी पृथ्वी का ये है एक्सिस, ये है एक्सिस। इस एक्सिस पर ये पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो मतलब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने का काम करती है, और कहाँ से होकर के जाती है? ये पृथ्वी के केंद्र से होकर के जाती है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से अपनी धुरी पर यहाँ पर घूर्णन करती है। अगर हम उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाएं तो इसकी जो लाइन है वो बीचों बीच से जाएगी, पृथ्वी के बीचों बीच से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। घूर्णन का समय की हम बात करें कि पृथ्वी अपना घूर्णन कितने समय में, एक पूर्ण चक्कर कितने समय में पूरी करती है, तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, जिसे तारकीय दिन यानी कि साइड्रियल डे कहा जाता है। एक तो होता है सोलर डे और एक होता है साइड्रियल डे। आपको दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है कि तारकीय दिन कितने समय का होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। आपको पूछे सोलर दिवस यानी कि सौर दिवस कितने समय का होता है, तो सूर्य के सापेक्ष यह देखा जाता है तो ये 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए कि पृथ्वी अपने घूर्णन का समय, मतलब एक घूर्णन पूरी करने में
एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसे हम साइडरियल डे कहते हैं। लेकिन सूर्य के सापेक्ष अगर यह समय देखा जाता है, जिसे हम सौर दिवस कहते हैं, तो वो होता है 24 घंटे का। ठीक है, बात करें घूर्णन की दिशा और गति। अभी हमने देखा था कि दिशा जो है पृथ्वी के घूर्णन की वो पश्चिम से पूर्व है। ये बात तो आप लोग रट लेना। ठीक है, पश्चिम से पूर्व इसका रोटेशन है, मतलब पूर्व की तरफ का हिस्सा जो है, जैसे मान लो यहाँ पर है सूर्य, पश्चिम से पूर्वी घूम रही है, तो पहले सूर्य के समक्ष पूर्वी हिस्सा आएगा, उसके बाद में पश्चिमी हिस्सा आएगा। जब पूर्वी हिस्सा आएगा तो उस समय को हम कहते हैं सूर्योदय, उस समय को हम क्या कहते हैं? सूर्योदय। और जब पश्चिमी हिस्सा सूर्य के सामने से होकर के चला जाता है तो उसे हम कहते हैं सूर्यास्त। ठीक है, जब पूर्वी हिस्सा सूर्य के समक्ष आ रहा होता है तो उसे हम सूर्योदय कहते हैं, और जब पश्चिमी हिस्सा सूर्य के सामने से गुजर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं सूर्यास्त। सिंपल सी बात है। भूमध्य रेखा पर अगर पृथ्वी की गति की बात करें, घूर्णन गति की, तो वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करती है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी क्या है? अपनी ही धुरी पर, यानी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। और ये दूरी, ये जो स्पीड है वो कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ये गति क्या हो जाती है? 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब सबसे तेज गति से अगर पृथ्वी कहीं घूमती है तो वो भूमध्य रेखा पर होती है। इसलिए जब हम पृथ्वी के आकार को देखते हैं तो पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर एक ज्वारीय बल्ज बन जाता है, ज्वारीय उभार बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है पृथ्वी की घूर्णन की। ध्यान रखिएगा, यह गति पृथ्वी के आकार के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर शून्य होती है। ये सबसे पहली चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, कई बार यहाँ पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा भी दे दिया जाता है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है, आरपीएस आजकल ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। ठीक है, घूर्णन के कारण कि भाई साहब पृथ्वी जो है वो घूर्णन क्यों करती है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति का मूल जो है वो सौरमंडल के निर्माण से संबंधित है। जब मतलब सौरमंडल बना था, जिसमें हमारे पृथ्वी के अलावा और भी जो जैसे मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये सब ग्रह बने थे। मतलब सौरमंडल का जब निर्माण हुआ था सूर्य से, उस टाइम से ही ये संबंधित है। कैसे? लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई थी, तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। या फिर आपको पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी की आयु क्या है, तो वो 4.6 बिलियन वर्ष हो जाएगा, या अरब वर्ष हम कहते हैं। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब गैस और धूल के एक विशाल नेबुला से सूर्य और ग्रह बने थे। आप सब लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, जो थ्योरियां हैं, वो तो पढ़ी होगी कि नेबुला क्या है वगैरह वगैरह, जो क्लाउड, गैसियस क्लाउड वगैरह क्या है। जब एक विशाल नेबुला से सूर्य और ग्रह बने ना, तब इस नेबुला में एक कोणीय संवेग विद्यमान था। मतलब नेबुला, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी हम ग्रह देखते हैं, उपग्रह देखते हैं, खुद सूर्य जो देखते हैं, इन सब का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। और वही एंगुलर मोमेंटम उस नेबुला के अंदर भी था। ठीक है, जब ये नेबुला से ये बहुत सारे ग्रह बने ना, तो उस टाइम पर इन सभी ग्रह का भी अपना अपना एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, और जब ये नेबुला संकुचित हुआ तो संवेग के संरक्षण के कारण, जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसे। मतलब जब कोई चीज़ बड़ी है और जब वो बड़ी चीज़ सिकुड़ रही है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो कंजर्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब संरक्षित होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से जो ग्रहों का रोटेशन है, या फिर उस खुद के ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। वो स्लो और मतलब मैं कहूँ तो जब संकुचित होता है तो उसका जो रोटेशन है वो बढ़ जाता है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहाँ पर काम करने लग जाता है। इसके अलावा अगर कोई छोटी चीज़ है और उसकी साइज़ धीरे धीरे बढ़ रही है तो वहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करता है, जिसकी वजह से साइज़ बढ़ने के कारण उसका जो रोटेशनल स्पीड है, मतलब घूर्णन करने की जो गति है वो कम हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, जब साइज़ बढ़ती है तो घूर्णन गति कम होती है और जब साइज़ कम होती है तो घूर्णन करने की गति बढ़ जाती है। तो जब ये बादल संकुचित होता है, नेबुला जब संकुचित होता है तो संवेग के संरक्षण के कारण सभी ग्रह अपने अपने अक्षों पर घूमने लग जाते हैं और पृथ्वी की घूर्णन गति भी उसी प्राचीन संवेग का परिणाम है। पृथ्वी वही सौरमंडल का हिस्सा है, तो पृथ्वी में भी संवेग के संरक्षण की प्रोसेस हुई थी, जिसके कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन किस तरीके से शुरू हुआ? तो संवेग के संरक्षण के कारण। हालांकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय घर्षण के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति धीरे धीरे घट रही है। देखो, पृथ्वी चंद्रमा का अपना एक आकर्षण है जिससे हम टाइडल फ्रिक्शन भी कह देते हैं कई बार, ठीक है, या टाइडल अट्रैक्शन भी हम कह देते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार, ध्यान रखना, हर 100 वर्षों में दिन की अवधि लगभग 1.4 मिली सेकेंड बढ़ जाती है। दिन की अवधि की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर बढ़ रही है मतलब जब पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय घर्षण जो बल है, टाइडल फ्रिक्शन जो बल है, वो जब अप्लाई होता है तो वैज्ञानिकों के अनुसार, मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिकों के अनुसार हर 100 वर्ष में दिन की जो अवधि है वो लगभग 1.4 मिली सेकेंड बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कम हो रही है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाएगी तो दिन की जो अवधि है वो अपने आप बढ़ जाएगी। घूर्णन गति कम होगी तो दिन की अवधि बढ़ जाएगी। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में दिन की अवधि लगभग कितने बढ़ रही है? लगभग 1.4 मिली सेकेंड। हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है, वो 100 वर्षों में होता है और 100 वर्षों में इंसान की एक लाइफ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो घूर्णन के प्रमाण यहाँ पर क्या दिए गए कि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है। देखो, अब जब हम अंतरिक्ष में चले गए हैं तो उससे तो हम वहाँ डायरेक्ट जा कर के देखते हैं। हमने तो क्या देखा है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ जा कर के डायरेक्ट देखा है कि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब अंतरिक्ष में जा कर के अमेरिकी जो उपग्रह थे उसने पृथ्वी की फोटो खींची, उससे पहले पृथ्वी के घूर्णन के लिए जो प्रमाण थे हमारे पास, जो एविडेंसेस थे, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात आती है फोकाल्ट्स पेंडुलम की। यहाँ फोकाल्ट्स पेंडुलम क्या है? 1851 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका पूर्ण नाम है जीन बर्नार्ड लियोन फोको, इन्होंने पेरिस के पेंथियन में एक विशाल पेंडुलम लटकाया था। आज भी आप वहां जाकर के देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं ये विशाल पेंडुलम, जिसे हम फोकाल्ट्स पेंडुलम कह देते हैं, ठीक है। समय के साथ इसकी दोलन दिशा जो है वो बदलती हुई दिखाई दी, लेकिन ध्यान रखना जो पेंडुलम होता है वो अपने रास्ते पर ऐसे लटकता रहता है, अपना रास्ता वो बदलता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी बदलती है तो ऐसा लगता है कि ये जो पेंडुलम है वो अपना रास्ता बदल रहा है, ठीक है, अपनी जो दिशा है वो बदल रहा है। पहले ऐसे था, अब ये वाला एरिया इस तरफ आ गया तो यहाँ पर रहने वाले को लगेगा कि अब ये इस तरफ से इस तरफ झूलने लग गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, रोटेशन होता रहता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती रहती है, ऐसे घूमता रहता है। बस जिस चीज़ के वो लटका रहता है ना, जिस चीज़ के वो लटका रहता है वो चीज़ बेस से घूमती रहती है, लेकिन उसकी जो लटकने की डायरेक्शन है वो नहीं बदलती है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं उसे तो उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा जो है वो बदलती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। इसी बात से ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी क्या है, अपने आप में एक जगह है, अपने आप में अपने एक्सिस पर घूम रही है। यहाँ पर एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जब हम उत्तरी गोलार्ध में पेंडुलम को रखते हैं तो उसके जो दोलन की दिशा है वो दक्षिणावर्त हो जाती है, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में रखते हैं तो उसकी दोलन की दिशा क्या हो जाती है? वामावर्त हो जाती है। यहाँ पर रखना, देखो मैं याद करवाता हूँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो उसका जो दोलन है वो कैसा हो जाएगा? दक्षिणावर्त। दक्षिण को हम क्या कहते हैं? राइट, NHR। NHR आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा।
और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर, वामावर्त को हम क्या कहते हैं, बायां, या फिर मैं कह सकता हूँ लेफ्ट। तो ऐसा चल आप यहाँ से ये याद रखिएगा। पेंडुलम का थोड़ा सा ध्यान रखना, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, खोद खोद करके क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ठीक है। दूसरा प्रमाण है कोरियोलिस इफेक्ट। पृथ्वी के घूमने से गतिशील वस्तुएं, फ्रीली जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हवाएं हो गए, समुद्री धाराएं हो गई, वे अपनी दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अपनी दिशा में वे क्या करती है, विचलन अनुभव करती है। जब ये अपनी दिशा से विचलन अनुभव करती है तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ये क्यों विचलन होता है। तो क्यों विचलन होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही होती है। इसकी वजह से हवाएं और समुद्री धाराएं अपने निश्चित डायरेक्शन से विचलित हो जाती है। अब उनका जो विचलन जो है वो किस प्रकार होता है, जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, जैसे पृथ्वी है, तो हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो कोरियोलिस प्रभाव की वजह से हवाएं या समुद्री धाराएं अपने राइट डायरेक्शन में चली जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में चली जाती है। सिंपल सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विचलन होता है, राइट साइड में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में। सिंपल सी बात है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर कोई आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा आपने एक नियम भी पढ़ा है हवाओं के ऊपर, फेरल्स लॉ, जिसे आपने देखा था, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में धाराएं और हवाएं अपने दिशा से दाईं तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिन और रात का चक्र, ये भी एक प्रमाण है कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन कर रही है। पहले क्या होता था, पहले लोग ये मानते थे, जब हम ग्रीक लोगों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि जो सूर्य है वो एक समुद्र नदी से, ओशनिक रिवर से निकलता है और दूसरी तरफ जाकर के उस पानी के अंदर वापस से छिप जाता है। मतलब जो सूर्य है वो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी को, ठीक है। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट चलता था, लेकिन कोपरनिकस भाई साहब आते हैं और उन्होंने सही चीज़ें बताई कि भाई साहब जियोसेंट्रिक नहीं, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। मतलब दिन और रात का जो चक्र है वो भी एक तरह से एविडेंस है कि हमारी पृथ्वी हमेशा एक जगह पर एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, वो घूमती रहती है अपनी जगह पर, जिसकी वजह से नियमित रूप से दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो दिन और रात का नियमित परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। तारों की प्रतीत गति, अपेरेंट मोशन ऑफ स्टार्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या कभी रात को महसूस किया हो, जब आप 7 साढ़े 7 बजे देखते हैं तो तारों की जो पोजीशन होती है वो अलग जगह पर होती है, लेकिन जब रात के 12 बजे बाद में आप उसे देखते हो या धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करते हो, तो आप ये देखोगे कि तारे जहाँ पर पहले हमने देखे थे वहाँ पर तारे अब नहीं है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में वो मूवमेंट खुद नहीं करते, वो हमें महसूस होता है कि हाँ तारे आगे मूव कर चुके हैं या पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तारे अपनी जगह पर हैं, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जिसकी वजह से हमें तारे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको नहीं लगता तो आप आज रात को ये महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें गर्मियों में देखी जाती है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर लोग बाहर की तरफ बाहर छत पर सोते हैं, तो वो ऐसा ऑब्जर्वेशन ज़रूर करते हैं, ठीक है। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते प्रतीत होते हैं। कभी देखना आप लोग, ज़रूर गौर करके देखना, जो तारे होते हैं वो पहले यहाँ होंगे तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। जो वास्तव में पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण ही होता है। ये अपेरेंट मूवमेंट होता है, आभास होता है हमें कि तारे मोशन में है, लेकिन तारे मोशन में नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं घूर्णन का प्रभाव क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, दिन और रात का निर्माण होता है। अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो दिन रात नहीं बनेगी, मतलब पृथ्वी घूमती है तो दिन रात बनते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य के समक्ष जो पार्ट होता है, सूर्य के समक्ष जो पृथ्वी का हिस्सा होता है वहाँ पर तो होता है दिन। क्यों, क्योंकि इस वाले हिस्से पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट रूप से पड़ रही होती है, लेकिन जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं गिरती है उस भाग में क्या होती है, रात होती है। लेकिन जैसे हमें पता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो ये रात वाला जो
हिस्सा है वो कभी ना कभी क्या होगा, घूम करके इधर की तरफ आएगा। मतलब रात वाले हिस्से में तो हो जाएगा दिन, और दिन वाले हिस्से में हो जाएगा रात। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है। पृथ्वी के सूर्य के समक्ष जो पृथ्वी का जो भी हिस्सा आता है वहाँ पर दिन हो जाता है, और सूर्य के समक्ष जो हिस्सा नहीं रहता वहाँ पर रात हो जाती है। और हर 12 घंटे बाद में ये चीज़ें रिवर्स होने लग जाती है। पृथ्वी के एक भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ने से दिन होता है, और दूसरे भाग में सूर्य की रोशनी न पहुंचने से क्या होती है, रात होती है। और ये दिन रात बदलते रहते हैं। एक बार दिन होता है, फिर थोड़े समय बाद में रात हो जाती है, फिर वापस से दिन हो जाता है। इसका मतलब पृथ्वी घूर्णन कर रही है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। समय का निर्धारण, जब पृथ्वी घूमती है तो समय का निर्धारण किया जाता है। अगर पृथ्वी घूम नहीं रही होती तो हम समय का निर्धारण नहीं रख पाते, क्योंकि हर जगह सेम समय होता है, समान समय होता है। जब पृथ्वी घूमती है तो उसे पूरा एक चक्कर करने में 24 घंटे लगते हैं। और जब हम एक गोले की बात करते हैं, वृत्त की बात करते हैं, तो इसे 360 डिग्री में डिवाइड किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे से इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, यानी कि हर 15 देशांतरों पर क्या हो जाता है, 1 घंटा बदल जाता है। पृथ्वी के 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा समय लगता है। इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर समय का 1 घंटा बदल जाता है, या तो वो पीछे हो जाता है या फिर वो आगे हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का चपटा आकार, इसका जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसका एक प्रभाव ये है कि पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है। वो क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर पृथ्वी के घूर्णन का जो प्रभाव है वो भूमध्य रेखा पर दिखाई देता है। तो वहाँ से ध्रुवों पर से पृथ्वी जो है तो थोड़ी सी चपटी हो जाती है, क्योंकि सारा जो प्रभाव होता है वो भूमध्य रेखा की तरफ हो जाता है। मतलब भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई दिखाई देती है। इसकी वजह से इसकी जो शेप होती है वह ओबलेट स्फेरॉइड हो जाती है। लध्वक्ष गोलाब जिसे आप लोग कह देते हो, लध्वक्ष गोलाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, घूर्णन के कारण पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हो जाती है और भूमध्य रेखा पर उभर जाती है। अगर घूर्णन नहीं करती हमारी पृथ्वी तो ध्रुवों पर यह चपटी नहीं होती और भूमध्य रेखा पर कोई उभार नहीं होता, जिसे हम टाइडल बल्ज कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही ध्रुव जो है वो थोड़े चपटे हैं और भूमध्य रेखा पर हमें टाइडल बल्ज देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण में अंतर, पृथ्वी के घूर्णन के वजह से ही, देखो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इस घूर्णन की वजह से एक केंद्रापसारी बल काम करता है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। मतलब केंद्र से बाहर की तरफ चीज़ें जाना शुरू करती है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, चीज़ें केंद्र से बाहर की तरफ जाती है। और एक होता है सेंट्रीपीटल फोर्स, जिसमें चीज़ें सेंटर की तरफ आती है, सेंट्रीपीटल। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल और ये होता है सेंट्रीपीटल। तो जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी वजह से पृथ्वी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो भूमध्य रेखीय वाला हिस्सा है वहाँ पर इस रोटेशन का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। क्योंकि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो भूमध्य रेखा पर स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पृथ्वी की इसी भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिव होता है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो भी वस्तु रखी हुई होती है, जो भी व्यक्ति होता है, उसके वजन में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव में आकर के उसका जो वजन है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। मतलब ऊपर की तरफ, या हम कह सकते हैं बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। मतलब सेंटर की तरफ जो उसका जो वेट होता है वो कम अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब घूर्णन करेगी पृथ्वी तो गुरुत्वाकर्षण में अंतर हो ही जाएगा। भूमध्य रेखा पर केंद्रापसारी बल ज़्यादा काम करता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है और पोलर एरियाज में, सिंपल में कहूँ ध्रुवीय एरियाज में, ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। पहला तो कारण ये हो गया। इसके अलावा हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर से चपटी है। जब पृथ्वी ध्रुवों पर से चपटी है तो उसके केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से इनकी जो दूरी है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से थोड़ी सी
कम होती है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। तो दो कारण हो गए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में अंतर के। पहला तो सेंटर से दूरी गुरुत्वाकर्षण की, सेंटर से दूरी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। और दूसरा, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसकी वजह से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से भी गुरुत्वाकर्षण में वहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलिए। कोरियोलिस बल के कारण हवाओं और महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन। अभी हमने देखा था जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उससे एक प्रभाव होता है, उससे एक प्रभाव जनरेट होता है जिसे हम कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। ये कोरियोलिस नाम के एक व्यक्ति ने पता लगाया था, तो उनके सम्मान में ये नाम उनका रख दिया गया इस प्रभाव का। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में हवाएं या धाराएं अपने दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा के बाईं तरफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट वर्ड, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये जो कोरियोलिस घूर्णन जो है वो वैश्विक जलवायु प्रणाली को भी नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से जहाँ पर गर्म पानी जा रहा होता है उसके दिशा परिवर्तन की वजह से जिस जगह पर वो गर्म पानी जाता है वहाँ की जलवायु को वो प्रभावित करता है। तो घूर्णन की वजह से वैश्विक जलवायु जो प्रणाली है वो भी कंट्रोल में रहती है। ठीक है, घूर्णन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी हम देखें तो आर्यभट्ट जो कि 5वीं शताब्दी में थे, उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी स्वयं घूमती है न कि सूर्य। लेकिन टोलमी की जब बात करें तो टोलमी क्या कहते हैं कि भाई पृथ्वी जो है वो स्थिर है, पृथ्वी को घूमता उन्होंने नहीं बताया था। और फिर आते हैं 1543 में कोपरनिकस सर, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। इससे पहले कॉन्सेप्ट चलता था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट मतलब पृथ्वी जो है वो सेंटर में है और सभी ग्रह सूर्य के साथ साथ सभी ग्रह, सूर्य भी जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकस आए और 1543 में उन्होंने एविडेंसेस दिए और फिर बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में क्या है, सूर्य, और सभी ग्रह उपग्रह इसी के चक्कर लगाते हैं सूर्य के, यानी कि सूर्य केंद्र में और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। गैलीलियो गैलीली दूरबीन से ग्रहों के अवलोकन द्वारा जो कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था इसको मजबूती प्रदान की। और यहाँ पर आता है फोको या फैको, प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा इन घूर्णन सिद्ध किया। और प्रत्यक्ष प्रयोग क्या था, फोकार्ड्स पेंडुलम, 1851 फ्रांस में। ठीक है, ध्यान रखना। अब पृथ्वी की दूसरी गति है पृथ्वी की परिक्रमा गति। सिंपल सी बात है, इससे पहले तो हम देख रहे थे कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्स पर घूर्णन करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार एलिप्टिकल पथ में घूमती है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कौन सा पथ, एलिप्टिकल पथ में घूमती है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप लोग अभी क्लास छोड़ करके मत जाइएगा। ये जो एलिप्टिकल पथ में घूमती है इस गति को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा गति कहते हैं। अब परिक्रमा की जो अवधि है वो कितनी है, तो पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.5 सेकंड लगते हैं। ये जो डेटा है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, 365 दिन, 6 घंटे। अभी तक आप लोगों ने यही चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन आपको आगे भी ध्यान रखनी है। 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.5 सेकंड लगते हैं। ये है एग्जैक्ट डाटा। आरपीएससी जो है वो खोद करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो परिक्रमा का जो ईयर है इसे हम कहते हैं साइडरियल ईयर। ठीक है, लेकिन इस अतिरिक्त समय के कारण, ये जो अतिरिक्त समय आपको दिखा गया है, इस अतिरिक्त समय को एक साल में ना गिन करके हर 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ दिया जाता है। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, 4 साल में एक साल ऐसी आती है जिसमें ये जो 6 घंटे 9 मिनट 9.5 सेकंड है, इनको 6 गुणा 4 जब हम करते हैं तो 6 चौका 24 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ करके और लीप ईयर के रूप में 366 दिन का एक लीप ईयर यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वह वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। लाइक मैं कहूँ 2016,
तो 2016 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2025 क्या लीप ईयर है? 2025 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसके आखिरी जो है उनमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। 4 6 को 24 होता है, 1 बचता है, तो लीप ईयर नहीं है। क्या 2024 था? 4 6 को 24, हाँ लीप ईयर था। आप लोगों ने देखा था पिछले साल 29 फरवरी भी हम लोगों ने मनाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिक्रमा की गति, जब हम परिक्रमा की गति की बात करते हैं कि पृथ्वी अपने पाथ पर, अपने रास्ते पर किस स्पीड से चलती है। ठीक है, हमारी एक स्पीड होती है ना, कि जब हम किसी चीज़ के चक्कर लगा रहे होते हैं तो एक हमारी एक स्पीड होती है कि इस स्पीड से अगर हम चक्कर लगाएंगे तो हम इतनी देर में एक चक्कर कंप्लीट कर लेंगे। तो पृथ्वी की जो औसतन स्पीड है वो कितनी कही गई है सूर्य के चारों ओर? 29.78 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप लोगों को ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेती है पृथ्वी? 29.78 किलोमीटर औसतन है। अब आप कहोगे कि यह औसतन यहाँ पर क्यों दे रखा है, तो हाँ मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी की जो गति है इस पथ पर घूमते हुए वो कम और ज़्यादा होती रहती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी एक ही स्पीड से गति नहीं करती है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, इसका जो परिक्रमण पथ है वो ओबलेट, मैं कहूँ तो अंडाकार है, एलिप्टिकल है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। अगर अब पूरी तरीके से गोल होता तो इसकी स्पीड सेम हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर एसेंट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी गति कई बार तो ज़्यादा हो जाती है और कई बार कम हो जाती है। हमें लगता नहीं है कि गति कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, लेकिन गति में फ़र्क हमें देखने को मिलता है। वो गति में फ़र्क कब देखने को मिलता है, मतलब पृथ्वी की स्पीड कब ज़्यादा हो जाती है और कब कम हो जाती है, वो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी की जो औसतन गति है सूर्य के चारों ओर घूमने की वो है 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, 30 किलोमीटर भी नहीं है पूरी। परिक्रमा की कक्षा का स्वरूप हम जब बात करते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, उसकी शेप क्या बात है। ठीक है, तो शेप पूर्ण वृत्ताकार नहीं है, ये तो आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, बल्कि कैसी है? अंडाकार, एलिप्टिकल शेप जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सूर्य इस कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। ये भी एक चीज़ आप लोग, जैसे मान लो ये एलिप्टिकल पाथ है, सूर्य ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा, कभी यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाएगा। सूर्य अपनी जगह पर स्थित होता है, एक फोकस पर स्थित होता है। सिंपल सी बात है, एक फोकस पर स्थित होता है और इसके चारों तरफ जो है वो पृथ्वी परिक्रमा करती रहती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। कुछ समय ऐसा होता है कि पृथ्वी का जो सूर्य से डिस्टेंस होता है वो सबसे नज़दीक होता है, और कुछ समय ऐसा होता है कि पृथ्वी का सूर्य से जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वो कब होता है ये हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे अधिक जो दूरी होती है सूर्य से वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। जब 4 जुलाई का समय होता है इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो दूरी देखी जाती है वो 152 मिलियन किलोमीटर। सिंपल सी बात मैं कह दूँ तो 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी 4 जुलाई को हो जाती है। ठीक है, और वहीं जब हम बात करें इस दूरी की, ये वाली जो दूरी है यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में निकटतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, 3 जनवरी को होती है, और जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। हिंदी में देखो इसे क्या कहते हैं? हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में पेरी अपसोर, नहीं ये तो अपहेलियन, इसे तो कहते हैं हम अपसोर। मतलब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे ज़्यादा होती है उसे तो हम कहते हैं अपसोर, सबसे दूर होती है। और जब सबसे कम होती है तो उसे हम कहते हैं उपसोर। उपसोर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है लगभग, और अपसोर की जो स्थिति होती है वो लगभग 4 जुलाई को होती है। यहाँ पर 4 जुलाई लगभग क्यों दे रखा है, ये 3 जनवरी क्यों दे रखे हैं?
क्योंकि कई बार लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा सॉरी एक दिन कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 29 फरवरी वाला दिन वहाँ पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे नज़दीकी जो दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है, और सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है वो होती है 4 जुलाई को। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पेरीहेलियन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो 147 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दूरी में 152 मिलियन किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर और 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो जनवरी के महीने में अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो गर्मियाँ क्यों नहीं पड़ती है? तो ध्यान रखना, हम रहते हैं भारत में, और उस समय जनवरी के समय सूर्य की अपरेंट जो स्थिति होती है, मतलब सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, और हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हमें ज़्यादा सर्दियाँ फील नहीं होती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो लोग रहते हैं उन्हें गर्मियाँ फील होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा की विकेंद्रता, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये आप लोगों को ध्यान रख लिए, ये डेटा आपको ध्यान रख। विकेंद्रता क्या होता है? जब वो देखो कोई भी गोला जब हम देखते हैं, वृत्त हम देखते हैं, तो उसकी एक सेंट्रिसिटी होती है, उसका एक सेंटर होता है। लेकिन जब यही वृत्त या यही गोला, यही वृत्त की ये इसी वृत्त का जो आकार है जब बदल जाता है, इस वृत्त का जब आकार बदल जाता है तो इसका सेंटर जो है वो फिक्स नहीं हो पाता, तो इसके सेंटर में विकेंद्रता आ जाती है, केंद्र में विकेंद्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि गोले का जो वृत्त का जो आकार है वो बदल गया है। तो हमें पता है पृथ्वी जिस पथ पर या जिस ऑर्बिट पर मूव करती है, परिक्रमा करती है, उसका शेप जो है वो बिल्कुल पूर्ण वृत्त नहीं है। तो इसका जो पथ है, ऑर्बिट जो है वो इस तरीके का है, मतलब इस तरीके का नहीं, इस तरीके का है। जब हम यहाँ से बना करके देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि ये ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा है, घूमता हुआ, लेकिन वो पूर्ण वृत्त नहीं है, वो ऑब्लेट शेप में है, सॉरी मैं कहूँ तो एलिप्टिकल शेप में है। तब जब एलिप्टिकल शेप होती है किसी भी वृत्त की, तो उसका सेंटर निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारी पृथ्वी की कक्षा की एसेंट्रिसिटी जो है वो लगभग 0.0167 के आसपास है। अगर ये थोड़ा और ज़्यादा लंबा होता है तो इसकी एसेंट्रिसिटी और भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कक्षा की विकेंद्रता, आप लोगों को केवल ये एक फैक्ट ध्यान रखना है, 0.0167 या 0.0167, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो पृथ्वी की कक्षा की विकेंद्रता कितनी है? 0.0167 है, ओके। परिक्रमा के कारण, भाई पृथ्वी जो है वो परिक्रमा क्यों करती है? तो पृथ्वी की परिक्रमा केपलर के ग्रह गति के नियमों और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों ने केपलर के नियम पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर ने दिया था, इतना तो ध्यान रखना आप लोग। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था कोपरनिकस ने दिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। ये 3 नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम पृथ्वी के मूवमेंट की बात करते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें हम देखते हैं तो केपलर यहाँ पर काम में आता है। केपलर ने 3 नियम यहाँ पर दिए थे। पहला जो नियम था वो एलिप्टिकल लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिप्टिकल लॉ, यानी कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। हमारा पृथ्वी अकेला नहीं है जो अंडाकार कक्षा में घूमता है, बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में घूमते हैं, सारे ग्रह कैसे कह सकते हैं। दूसरा जो नियम है केपलर का वो है इक्वल एरिया लॉ। यहाँ पर आप लोग देखिए, हमने जो एक चीज़ देखी थी यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर देखी थी, पृथ्वी का औसत जो स्पीड है गति करने का वो यहाँ से आपका क्लियर होगा। इक्वल एरिया लॉ, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान ये बात रखना कि जो पृथ्वी है जब अपने कक्ष पर घूमती है तो समान क्षेत्रफल समान समय में तय करने के लिए
क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो कक्ष है वो एलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है। तो कहीं पर सूर्य के नज़दीक आने की वजह से समान क्षेत्रफल तय करने के लिए उसे स्पीड से गुजरना पड़ता है, सॉरी धीरे गुजरना पड़ता है। अगर वो दूर चली जाती है तो उसे स्पीड से गुजरना पड़ता है। यानी कि जब पृथ्वी पेरीहेलियन की कैटेगरी में होती है, पेरीहेलियन का मतलब जब पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी दूरी कम होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कम होती है तो उसे पेरीहेलियन कहते हैं। तो जब पेरीहेलियन की स्थिति आती है तो पृथ्वी की जो घूर्णन करने की गति है वो तेज हो जाती है, मतलब पृथ्वी जो है वो जल्दी से आगे गुजरने की कोशिश करता है। लेकिन जब अपहेलियन की स्थिति आती है, मतलब जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उस टाइम पर जो पृथ्वी के आगे बढ़ने की जो गति है वो कम हो जाती है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि पेरीहेलियन और अपहेलियन को बराबर करने में, समान क्षेत्रफल तय करने में उसे समान समय लगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इक्वल एरिया लॉ कहलाता है ये केपलर की ग्रहों की गति का दूसरा नियम, इक्वल एरिया लॉ। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है कोई भी ग्रह। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसे क्षेत्रफल तय करना होता है, और जब वो अपहेलियन में होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि अगर वो जल्दी से चले जाएगा तो जल्दी से तय कर लेगा। लेकिन यहाँ पर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करना होता है, इसलिए जब पृथ्वी से सूर्य दूर होता है तो पृथ्वी की स्पीड कम हो जाती है ताकि वो जल्दी से उस जगह पर ना पहुँचे जहाँ पर उसे पहुँचना होता है, ताकि वो क्षेत्रफल उस सेम टाइम में कवर कर सके जिस सेम टाइम में पेरीहेलियन के टाइम में किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है और तीसरा नियम क्या है। तीसरे नियम का नाम है हार्मोनिक लॉ। ये कक्षा की अवधि ग्रह की दूरी के घन के अनुपात में होती है। ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, कक्षा की अवधि ग्रह की दूरी के घन के अनुपात में होती है। सिंपल से ध्यान रखना, कक्षा की जो अवधि होती है मतलब कक्षा में आने और जाने का जो टाइम होता है वो क्या है, ग्रह की दूरी, सूर्य से ग्रह की दूरी का जो घन होता है उसके अनुपात में होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल सी लाइन है, याद रखना, ज़्यादा डीप में ना घुसना हो। परिक्रमा के प्रमाण, अब यहाँ पर एविडेंसेस क्या है कि भाई साहब ये कैसा आपको पता लगा कि हमारी अर्थ जो है वो परिक्रमा कर रही है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर झुकी हुई है। पहली बात तो ये है, अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, कितने डिग्री, 23.5 हम इसे कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं है, वो है 23 and 27 मिनट एक्चुअल में ये है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। धुरी के झुकाव और परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। पहले तो आपको ऑप्शन में ये देगा। दूसरा, स्टेलर पैरालैक्स हमें देखने को मिलता है। तारकीय पैरालैक्स मतलब पृथ्वी की स्थिति बदलने से दूर तारों की स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, स्थिति में होता है, तारे अपनी जगह पर है लेकिन जब पृथ्वी घूमती है तो हमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रहों की गति, ग्रहों के गति पथ का अध्ययन परिक्रमा की पुष्टि करता है। जब केपलर ने ग्रहों की गति को अध्ययन किया तब उससे पता चला कि हमारी जो अर्थ है वो भी गति कर रही है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, और किस प्रकार से कर रही है, पेरीहेलियन के टाइम तेज और अपहेलियन के टाइम धीमे, ये भी ध्यान रखना। आधुनिक उपग्रह डेटा, जीपीएस और अंतरिक्ष मिशनों से पृथ्वी की परिक्रमा प्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकती है। आजकल तो बहुत सारे सिस्टम हो गए, अंतरिक्ष में जाकर के बहुत सारे जीपीएस डेटा, जीपीएस उपग्रह वगैरह भेजे गए, मशीनें भेजी गई जिससे हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कैसी है। परिक्रमा के प्रभाव, परिक्रमा के प्रभाव, ऋतुओं का निर्माण। यहाँ पर ऋतुओं का निर्माण होता है। 21 जून समर सोलिस्टिस हम कहते हैं, जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो उस टाइम पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस हम कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत हिंदी में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत।
हिंदी में ये कहते हैं। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ पड़ती हैं। 22 दिसंबर के समय सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ पड़ती हैं और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ पड़ती हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, मतलब सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से दिन और रात जो होते हैं पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। ठीक है, ये 4 डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 जून को समर सॉलिस्टिस, 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स। यानी कि वर्ष में एक बार सूर्य कर्क रेखा पर आता है, एक बार सूर्य मकर रेखा पर आता है और 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पर आता है। ध्यान रखना, एक बार तो कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर एक एक बार। ठीक है, और वहीं जब हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार आता है, एक बार तो कर्क रेखा की तरफ जाते हुए और एक बार मकर रेखा की तरफ जाते हुए। ठीक है, 2 बार, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो परिक्रमा से ऋतुओं का निर्माण होता है, गर्मियाँ होती है, सर्दियाँ होती है। ठीक है, दिन की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग दिन की लंबाई होती है इस परिक्रमा की वजह से। ध्रुवों के पास गर्मियों में 6 महीने का दिन हो जाता है और सर्दियों में 6 महीने की रातें हो जाती है। ये प्रभाव बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। अभी आगे हम डेटा देखेंगे कि कितना टाइम कौन से अक्षांश पर बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान और जलवायु का विविधीकरण भी हमें देखने को मिला। सूर्य की किरणों के कोण बदलने से तापमान में परिवर्तन होता है, जिससे भौगोलिक विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, जब गर्मियाँ आती है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और जब सर्दियाँ आती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से तापमान जो है वो परिवर्तित होता रहता है, जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र की जलवायु में निर्धारण हमें देखने को मिलता है, भौगोलिक विविधताएं जिसकी वजह से उत्पन्न हो जाती है। सिंपल सी बात है। धुरी का झुकाव और अन्य गतियाँ। धुरी का झुकाव कितना है? 23.5, यानी कि हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री। मतलब हमारी जो अर्थ है ये है, अगर हमारी अर्थ को हम सेंटर से ऐसे देखें तो हम ये देखते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है सेंटर से ऊपर की तरफ, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से झुकी हुई है, मतलब उसका जो अक्ष है वो यहाँ पर है, यहाँ होने की बजाय। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो कोण है, ये वाला जो कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री का बन जाता है यहाँ पर? 23.5 डिग्री का यहाँ पर ये कोण बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी अपने धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? मैं यहाँ पर देखो, मतलब ये पृथ्वी का कक्ष है, जिस पथ है, जिस पाथ पर वो मूवमेंट कर रही है, और पृथ्वी का 90 डिग्री ये है। ठीक है, और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री हमने झुका दिया। तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है? तो पृथ्वी अपने कक्षा के साथ, अपनी कक्षा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में आप लोग अंतर समझ गए होंगे, आई होप। प्रिसेशन, दूरी का झुकाव और अन्य गतियाँ। प्रिसेशन भी होता है, पृथ्वी की दूरी जो है वो 26,000 वर्षों में एक शंकु बनाकर घूमती है। ध्यान रखना, कितने वर्षों में? 26,000 वर्षों में एक शंकु बनाकर घूमती है, उसे हम कहते हैं प्रिसेशन। ठीक है, एक होता है न्यूटेशन, धुरी का छोटा उतार चढ़ाव जो कि 18.6 वर्षों में होता है, उसे हम न्यूटेशन कहते हैं। और 433 दिनों में धुरी का सूक्ष्म हिलना, इधर से उधर थोड़ा सा छोटा सा होता है, जिसे हम कहते हैं चैंडलर वोबल। हम कहते हैं चैंडलर वोबल, इसे हम कहते हैं। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, जैसे दूरी का झुकाव जब हम पढ़े तो 23.5 डिग्री है। क्या है ये? सबसे पहली बात तो पृथ्वी की धुरी यानी कि एक्सिस अपनी परिक्रमा कक्ष ऑब्लिट प्लेन एलिप्टिकल लंबवत नहीं है, लंबवत बिल्कुल नहीं है। ये क्या हुआ? थोड़ा सा झुका हुआ। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। टोटल देखो, ये है 23 डिग्री 27 मिनट के कोण पर झुकी हुई है। इसका अर्थ है, अगर आप पृथ्वी की कक्षा का एक समतल तल कल्पना करें, ये समतल तल कल्पना करें, तो पृथ्वी की धुरी इस तल से 23.5 डिग्री के कोण पर ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री। ओके,
परिणाम क्या होते हैं इसकी वजह से? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पड़ती है, ये सबसे बड़ा परिणाम है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से पूरे साल में पृथ्वी के ऊपर सूर्य को किरणों का जो आपतन है वो कोण बराबर नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो ये यही झुकाव होता है जिसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण ये है, दिन और रात की लंबाई में अंतर हो जाता है। जब गर्मियाँ पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में अलग दिन और रात की लंबाई होती है, सर्दियाँ पड़ती है तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। विभिन्न अक्षांशों पर तापमान और जलवायु में विविधता बनती है इस झुकाव के कारण। यदि पृथ्वी की धुरी जो है वो झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता? पूरे वर्ष दिन और रात समान होते, बराबर समय का दिन होता, बराबर समय का रात होता, कभी ये बदलते नहीं। ऋतुएं अस्तित्व में नहीं होती। एक अक्षांश पर जो ऋतु चल रही है पूरी जिंदगी भर सेम ऋतु चलती, बदलने का कोई नामो निशान नहीं होता, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग ध्यान रखना, स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। प्रिसेशन क्या है? पृथ्वी की धुरी का दीर्घकालिक झुकाव परिवर्तन। कितने समय में? 26,000 वर्षों में। किस आकार में? शंकु के आकार में घूमती है। यानी कि प्रिसेशन का अर्थ यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की धुरी का समय के साथ धीरे धीरे दिशा बदलना क्या कहलाता है? प्रिसेशन कहलाती है। ये लाइन आप लोग ध्यान रखें। धुरी एक स्थिर बिंदु पर नहीं रहती है, ये भी ध्यान रखना, जबकि वह 26,000 वर्षों में एक शंकु के आकार में घूमती है। बस इतना ध्यान रखना, एक शंकु बना करके घूमती है। ओके, यदि आप एक घूमते हुए लट्टू को देखें तो उसकी धुरी भी धीरे धीरे एक वृत्ताकार रास्ता बनाते हुए मिलती है। पृथ्वी की धुरी भी ठीक वैसा ही करती है। आई होप आपने घूमता हुआ लट्टू देखा होगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के इक्वेटोरियल बल्ज पर खिंचाव डालता है। जब पृथ्वी घूमती है तो इक्वेटर पर बल्ज पड़ता है और उस बल्ज पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे पृथ्वी की जो धुरी है वो थोड़ी सी झुककर धीरे धीरे एक शंकु के आकार में घूम जाती है। कितने वर्षों में? 26,000 वर्षों में। ध्यान रखिएगा ये डेटा, ये भी एक तरह से पृथ्वी की गति है। हालांकि अगर डीप में जाएगा तो परिणाम क्या होता है? पोलर स्टार बदल जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में ध्रुव तारा जो है वो उत्तरी ध्रुव के पास है, लेकिन अगर 13,000 वर्षों के बाद हम देखेंगे तो वेगा नामक तारा नया तारा उत्तर तारा बन जाएगा। प्रेजेंट टाइम में ध्रुव तारा हम देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव तारा ये है। ठीक है, ध्रुव तारे को हम नॉर्थ पोल की साइड देखते हैं, लेकिन जब हम 13,000 वर्षों बाद देखेंगे तो ध्रुव तारे की जगह क्या आ जाएगा? वेगा नामक तारा उत्तर तारा बन जाएगा। ठीक है, 26,000 वर्षों में होता है। ठीक है, मतलब 26,000 की एक साइकिल होती है, 13,000 वर्षों में ये आता है, 13,000 वर्षों में वो आता है। ठीक है, तो टोटल 26,000 हो गए ना। ऋतुओं के समय में धीरे धीरे दीर्घकालिक परिवर्तन आता है जिसे हम मिलान कोविच साइकिल कहते हैं। जब हम मिलान कोविच साइकिल वहां पर पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को जब हम पढ़ते हैं तो हम मिलान कोविच साइकिल को पढ़ते हैं। ठीक है, और मिलान कोविच साइकिल का मतलब हम यहाँ देखते हैं कि ऋतुओं में चेंजेस होना देखने को मिलता है। गर्मियाँ छोटी हो जाती हैं, सर्दियाँ बड़ी हो जाती है, सर्दियाँ छोटी हो जाती हैं, गर्मियाँ बड़ी हो जाती है। ठीक, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन की वजह से फिर दीर्घकालिक परिवर्तन है जिसे हम जलवायु परिवर्तन कह देते हैं। न्यूटेशन क्या है? दूरी का छोटा उतार चढ़ाव होता है। क्या है न्यूटेशन? पहले तो बात यहाँ देखते हैं। न्यूटेशन प्रीसेशन पर सवार एक छोटी कंपन या हिलावट होती है। जो हमने प्रीसेशन देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उस पर एक छोटी सी कंपन होती है। जैसे बड़ी प्रीसेशन की गति जो होती है वो 26,000 वर्ष में पूरी होती है, वैसे ही एक छोटी गति होती है, छोटी प्रीसेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, न्यूटेशन एक छोटी सी हिलावट जो लगभग 18.6 वर्षों में पूरी होती है, ये ध्यान रखना। न्यूटेशन छोटी कंपन होती है और प्रीसेशन बड़ी कंपन होती है। ठीक है, प्रीसेशन 26,000 वर्षों में होता है, न्यूटेशन 18.6 वर्षों में होता है। कारण वही है। क्यों? चंद्रमा की कक्षा का झुकाव, मून्स ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उसकी धुरी पर असमान खिंचाव डालता है। कभी कम डालते, कभी ज्यादा डालते, कभी कम डालते, कभी ज्यादा डालते। ठीक है, परिणाम होता है कि धुरी का झुकाव कुछ सेकंड के कोण तक ऊपर नीचे बदलता रहता है। 23.5 से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है कई बार, कभी 23.5 से नीचे आ जाता है। ठीक, जैसे अब है 23 डिग्री 27 मिनट है, तो कभी ये 23 डिग्री 33 मिनट हो जाता है, कभी ये 23 डिग्री 30 मिनट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इससे सूर्य की स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये झुकाव में जब परिवर्तन होगा, ठीक है, तो सूर्य की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का फर्क पड़ जाएगा, बरसात का फर्क पड़ जाएगा, सर्दियों का फर्क पड़ जाएगा, जो दीर्घकालिक जलवायु चक्र को थोड़ा सा प्रभावित
करता है। जो दीर्घकालिक जलवायु चक्र है, मिलानकोविच साइकिल जिसे हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। चैंडलर वोबल क्या है? पृथ्वी की धुरी का सूक्ष्म हिलना, माइक्रो ऑस्किलेशन कहलाता है। चैंडलर वोबल क्या है? पृथ्वी की घूर्णन धुरी का बहुत हल्का अनियमित हिलना वूबल कहलाता है। वूबल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे एक शेप है वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, फिर वापस से ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है। ये थोड़ा बहुत हिलना होता है, ज़्यादा नहीं होता कि भाई साहब इधर से उधर हो जाए सब कुछ। वूबलिंग आप सर्च करके देख लेना गूगल पर, वूबलिंग, और फिर एक जीआईएफ फाइल देखना कि आप वूबल क्या होता है। वो वूबलिंग जो होती है ना, वो लगभग 1.2 वर्ष में एक बार पूरी हो जाती है, मतलब लगभग 443 दिन लगते हैं उसे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1891 में अमेरिकी खगोल शास्त्री ने इसे खोजा था। क्या नाम था? सेट कार्लो चांडलर। इसी के कारण इसका नाम चांडलर वूबल इफेक्ट बता दिया। कारण क्या है? पृथ्वी का असमान आकार, महासागरों की तरलता, वायुमंडलीय दाब, भूकंपीय गतिविधियां और हिम आवरण का असंतुलन। जब हिम आवरण हट जाता है उसकी वजह से असंतुलन होता है। महासागरों की तरलता जो है वो उसकी वजह से महासागरों पर प्रेशर बढ़ता है, वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो आकार है ना वो थोड़ा सा वूबलिंग में आ जाता है। ठीक है, ये सब पृथ्वी के घूर्णन में हल्के उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। ठीक, हल्का उतार चढ़ाव। परिणाम क्या होता है? ध्रुवों की स्थिति लगभग 9 मीटर तक आगे पीछे हो सकती है। ये आप लोग ध्यान रखना। इसकी वजह से क्या होता है? ध्रुवों की स्थिति जो है लगभग 9 मीटर आगे पीछे हो सकती है, 30 फीट तक। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। यह घटना खगोलीय समय मापन और जीपीएस प्रणाली को प्रभावित करती है। बहुत सी चीजें होती हैं अर्थ पर। यहाँ पर देख लीजिए, ऑब्लिक्विटी क्या होती है? स्थायी होती है 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी, ऋतुएं दिन और रात में अंतर पर। प्रिसेशन में क्या होता है? 26,000 वर्षों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि सूर्य व चंद्रमा इस पर खिंचाव डालते हैं, जिससे ध्रुव तारा की स्थिति बदल जाती है। 13,000 वर्षों में एक ध्रुव तारा अलग होता है और वेगा नेक्स्ट 13,000 सालों तक रहता है। ठीक है, न्यूटेशन ये 18.6 वर्ष में होता है। चंद्रमा की कक्षा झुकाव होता है, दूरी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। और वोबलिंग यहाँ पर आती है तो 433 दिनों में होता है। पृथ्वी का असमान आकार कारण है इसका, सूक्ष्म ध्रुवीय हिलावट होती है। ठीक है, इसके अलावा परिक्रमा का क्या फर्क पड़ता है? जलवायु और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। घूर्णन से कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है जो हवाओं और महासागरीय धाराओं की दिशा निर्धारित करता है। परिक्रमा और धुरी का झुकाव मिलानकोविच चक्रों से जुड़ा है जो हिमयुगों जैसी दीर्घकालिक जलवायु घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है? घूर्णन से दिन रात का चक्र जीव जंतुओं की जैविक कड़ी निर्धारित करता है। बायोलॉजिकल साइकिल जिसे हम कह देते हैं, या सर्कैडियन रिदम जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, जीवों का एक चक्र होता है। सूर्य दिन और रात के लिए अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इंसानों की तरह नहीं है कि पहले जब मोबाइल नहीं थे तो तरीके से सोते थे, और आजकल 2-2 3-3 बजे तक जगे हुए हैं और सुबह फिर 7 बजे उड़ जाते हैं। मतलब जो बायोलॉजिकल जो वॉच होती है उनकी गड़बड़ा जाती है। लेकिन जो नेचुरल प्राणी होते हैं इंसानों के अलावा, उनकी एक सर्कैडियन जो रिदम होती है वो होती है। और जो घूर्णन होता है वो इस सर्केडियम रिदम को प्रभावित करता है। ठीक, ध्यान रखना। परिक्रमा और ऋतु परिवर्तन पौधों की वृद्धि, फसलों की उपज, पशुओं के प्रवास को प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है, जब ऋतुएं परिवर्तित होती हैं तो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, अलग अलग प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्मियों में फलते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो सर्दियों में फलते हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं इधर से उधर। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान और पृथ्वी की गति, जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्पेस मिशंस में पृथ्वी की गति के सटीक गणितीय मॉडल उपयोग होते हैं। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी विज्ञान में भी इन गतियों की अहम भूमिका है। अन्य ग्रहों से अगर हम तुलना करें, पृथ्वी से तो मोशन ऑफ द अर्थ हमने हमारे टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बुध का जो घूर्णन अवधि है वो 59 दिन है और परिक्रमण अवधि 88 दिन। 24 घंटे नहीं है यहाँ पर, 59 दिन। बहुत धीरे घूर्णन कर रहा है, बहुत धीरे। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट है। शुक्र 243 दिन लेता है और यहाँ पर 225 दिन लेता है, उल्टी दिशा में घूमता है, ये ध्यान रखना। पृथ्वी जो है वो कितने घंटे लेती है? 23 घंटे 56 मिनट लेती है, 365 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। जीवन समर्थ ग्रह है। मंगल 24.6 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है और 687 दिन का उसमें एक साल होता है, पृथ्वी जैसा दिन होता है। बृहस्पति जो होता है वो एक घूर्णन 9.9 घंटे, मतलब बहुत तेज गति से घूमता है। और एक साल कितने वर्ष में पूरा होता है पृथ्वी के? 11.86 वर्ष में सबसे तेज घूर्णन करता है। ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए, हम बात करें दिनों की लंबाई, दिनों की लंबाई।
यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। दिनों की लंबाई कैसे, मतलब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होता है या फिर सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तब, या फिर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होता है, तो पूरी पृथ्वी पर दिनों की लंबाई में क्या अंतर आता है, कहाँ पर दिन छोटे हो जाते हैं, कहाँ पर दिन बड़े हो जाते हैं, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो 0 डिग्री अक्षांश पर जब सूर्य आता है, सूर्य लगभग पूरे सार सिल के ऊपर रहता है 0 डिग्री अक्षांशों पर, इसलिए दिन और रात वहाँ पर क्या होते हैं, भूमध्य रेखा पर लगभग बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात लगभग, ठीक है। गर्मियों में भी दिन की लंबाई लगभग 12 घंटे ही रहती है। जैसे अपने यहाँ पर होता है ना, गर्मियों के दिनों में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, भूमध्य रेखा पर ऐसा नहीं होता है। भूमध्य रेखा पर लगभग 12 घंटे के ही दिन होते हैं, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे वो गर्मियाँ हो, ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कर्क रेखा की बात आती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, कब होता है, 21 जून को, लगभग 21 जून को। पिछले साल ये कब था, ये 20 जून को था। क्यों, क्योंकि पिछला साल जो था वो एक लीप ईयर था। लीप ईयर का मतलब होता है एक दिन पहले चीजें हो जाती हैं, ठीक है। लीप ईयर में मतलब लगभग सूर्य 21 जून को सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध में। इस समय दिन की लंबाई बढ़ जाती है उत्तरी गोलार्ध में, कितना हो जाता है, कर्क रेखा पर लगभग 13.5 घंटे दिन में हो जाते हैं और 10.5 घंटे रात के हो जाते हैं। भूमध्य रेखा पर होता है तब कितना होता है, 12-12 घंटे। लेकिन जब जून में कर्क रेखा पर आता है तो 13.5 घंटे का दिन हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, वो भी अलग अलग अक्षांशों पर। और दक्षिणी और रात कितने घंटे की हो जाती है, 10.5 घंटे की। ध्यान रखना, ये जो वाला सिस्टम है ये 23.5 डिग्री पर है, मतलब कर्क रेखा पर है। अगर हम 21 जून की बात करें तो 21 जून को 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, मतलब मध्य अक्षांश से हम कहते हैं, उस पर जो है वो सूर्य काफी देर तक क्षितिज के ऊपर रहता है। कैसे, क्योंकि उस समय जब गर्मियां होती है तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि मध्य अक्षांशों में दिन की लंबाई जो होती है वो 15 से 16 घंटे तक की हो जाती है। अपने यहाँ पर कितनी होती है, 23.5 घंटे की, और वहाँ पर दिन और भी ज़्यादा लंबा होता है, 15 से 16 घंटे तक का होता है, और रातें जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। गर्मियों में अगर हम और ऊपर की तरफ जाएं उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी अक्षांशों की तरफ जाएं, 66.5 की अगर हम बात करें, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कह देते हैं, कर्क वृत्त के पास ऊपर की तरफ आगे, तो यहाँ पर दिन के समय जो है वो और भी ज़्यादा लंबा होता है। मतलब यहाँ लगभग 24 घंटे दिन का उजाला रहता है भाई साहब, और सूर्य पूरी रात नहीं डूबता, रात को भी सूर्य उगा रहता है और दिन में भी सूर्य उगा रहता है। इसीलिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आधी रात का सूर्य भी कहते हैं हम। वहाँ पर मध्य रात्रि में सूरज दिखाई देता है। यह जो अवधि होती है वो कुछ हफ्तों तक रहती है, हालांकि जब सूर्य जो है वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, मतलब जून के बाद का जो समय होता है, जुलाई के बाद का जो समय होता है, उस टाइम तक ये धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ये वाली जो स्थिति होती है ना, मिडनाइट सन वाली, 24 घंटे रात या 24 घंटे दिन वाला जो समय होता है, वो कई हफ्तों तक रहता है वहाँ। कौन से अक्षांश पर, 66.5 डिग्री। और वहीं बात करें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में गर्मियों में 6 महीने, लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है भाई साहब, छिपता ही नहीं है दिन, सूर्य कभी नहीं डूबता। वहीं सर्दियों में लगभग 6 महीने की लगातार रातें रहती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षांश के अकॉर्डिंग गर्मियों के दिन की लंबाई भी हम देखते हैं। 0 डिग्री पर, गर्मियों में 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर लगभग 12 घंटे का दिन होता है। गर्मियों में कर्क रेखा पर 13.5 घंटे का दिन होता है। गर्मियों में 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लगभग 15 से 16 घंटे का दिन होता है। गर्मियों में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यानी कि आर्कटिक सतह पर लगभग 24 घंटे का दिन होगा। और गर्मियों में उत्तरी ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरा जो कॉन्सेप्ट है। पहला जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने पढ़ा था अक्षांश के बारे में, दूसरा जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने पढ़ा था देशांतरों के बारे में। हालांकि देशांतरों को लेकर के एक क्लास और आनी है, मतलब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है कि इधर से इधर जाएंगे तो कम होगा, इधर से उधर जाएंगे तो ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं 10-15 मिनट का वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगा। और आज हमने कर लिया पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, 2 तरह की गतियाँ यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंटली पढ़ी। इसके अलावा भी हमने एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर देखा।
कि किस किस तरह की गतियाँ हैं, प्रिसेशन वगैरह हमने देखा था। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।